ओके। हाँ, सभी साथियों को नमस्ते। मैं मधुसूदन सेठी जन जागरण अभियान के तरफ से हूँ। जैसे आप लोग को पता होगा, हमारा हर हफ्ते जिस भी टॉपिक पे हमारा मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उस टॉपिक पे हम वरिष्ठ साथी, जो भी साथी इस मुद्दे पे काम करते हैं, उनको हम बुलाते हैं पैनलिस्ट, और उनके विचारों को सुनते हैं, और एक नई आंदोलन के और हम नेशनल कोऑर्डिनेशन का और भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज आप लोग को पता है कि जो जिस तरह से बेरोजगारी का दर बढ़ते जा रहा है, आए दिन बढ़ते जा रहा है, और एक तरफ बेरोजगारी का बढ़ रहा है, दूसरी तरफ निजीकरण जो है वो भी सरकार ने रेलवे को हो या फिर एयरपोर्ट को हो, या अभी तो हर संस्था को सरकार बेचने पे तुली हुई है। तो इस विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए हम हमारा वरिष्ठ साथी एवं युवा साथी, छात्र नेता, वर्तमान आइसा का नेशनल प्रेसिडेंट साई बालाजी जी हमारा बीच में हैं, और वो जेएनयू का पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2018-2019। और बात ये है कि उन्होंने कोई भी छात्र का आंदोलन हो, चाहे फीस वृद्धि की बात हो, चाहे रोहित वेमुला की बात हो, हर हर मुद्दे पे, सीए एनआरसी का मुद्दा हो, तो हर मुद्दे पे वो आगे आके समाज में आवाज उठाएं। तो उनको हम अपने चैनल पे नमस्ते करते हैं। साई बालाजी जी को नमस्ते। हमारे साथ एक और साथी हैं दिनकर कापुर जी। दिनकर कापुर जी लंबे समय से वो मजदूरों के आंदोलन हो या किसान के आंदोलन हो, सबका आंदोलन में उन्होंने भागीदारी लिए हैं। तो दिनकर कापुर जी वर्कर फ्रंट का प्रेसिडेंट है, और वर्कर फ्रंट का प्रेसिडेंट है, और एआईपीएफ ऑल इंडिया पीपल फ्रंट जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें बड़े नेता हैं, और उत्तर प्रदेश में मजदूरों के आंदोलनों, असंगठित जो क्षेत्र के सारे आंदोलन को वो पूरा लीड कर रहे हैं। हम उनको भी स्वागत करते हैं। दिनकर जी, आपको नमस्कार। और हमारे साथ शहीद भगत सिंह जी के भांजा प्रोफेसर जगमोहन सिंह, जिनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है। आज आज ग्रेट रिवोल्यूशनरी जतीन्द्र नाथ दास जी का पुण्यतिथि है। आप लोग को पता है कि उन्होंने जेल में 63 दिन अनशन के बाद उनका मृत्यु हो गया था, और वो आज इस डेट को हम जस्टिस फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर डे मनाया जा रहा है। उनको उन्होंने लाइफ फॉर डिग्निटी फॉर ऑल, मर्यादा के साथ कैसे जीना है, उनके लिए वो लड़ाई किया है, भगत सिंह के साथ, सुखदेव के साथ, राजगुरु के साथ। तो उनके ऊपर वो आखिरी टिप्पणी रखेंगे। तो जैसे आप लोग को पता है, सत्र को शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूं कि जिस तरह से अभी फांसीवाद का सरकार चल रहा है, तो जिस तरह से फांसीवाद का सरकार चल रहा है, आप देख रहे हैं कि ये क्या कैरेक्टरिस्टिक, अगर आप कोई भी आवाज उठाते, या तो वो आपको गौरी लंकेश, कलबुर्गी, पानसारे की तरह हत्या कर देगा, या फिर आपको सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुम्बड़े जैसे लोगों के तरह आपको जेल में डाल देंगे। या फिर अब अगर आप ज्यादा कुछ ये करेंगे तो आपको किस तरह से, आप देखा होगा कि दिल्ली दंगे में भी लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। तो ये एक तरह से हो रहा है। दूसरी तरफ कोरोना के बहाने किस तरह सरकारी संसाधनों को लूटा जा रहा है, और कोरोना के जितने केसेस नहीं हुआ, अभी बेरोजगारी का कितना बड़ा ऊपर आ चुका है। तो इसके बीच में हमारे साथ जो छात्र नेता है साई बालाजी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। साई बालाजी, आप बोलिए जी। थैंक यू मधुसूदन जी, एंड पैनल में मौजूद तमाम साथियों को सलाम कहते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। और बेसिकली आज जो छात्र नौजवानों के जो इस देश में मुद्दे हैं, उसको ना मीडिया में जगह मिलता है, ना राजनीति में जगह मिलता है, ना सरकार के पॉलिसीज में जगह मिलता है। इसका सबसे बढ़िया नतीजा आप लोग इस बात को देख सकते हैं कि जो छात्र पिछले 2 महीने से जो नीट, जेई और तमाम प्रवेश परीक्षाओं को पोस्टपोन करने की मांग को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने घरों से चिंतित थे,
कि वो एग्जाम दे नहीं पाएंगे, परीक्षा स्थल तक पहुंच नहीं पाएंगे, या अगर पहुंच भी जाएंगे तो उनको कोरोना हो जाएगा, उनके माँ बाप को कोरोना हो जाएगा। उसके बावजूद सरकार ने अपना एजेंडा को दिखाने के लिए कि कोरोना से लड़ लिए हैं हमने, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना मर चुका है इंडिया में, मोदी जी ने उससे जीत लिया है। इस बात को साबित करने के लिए भी स्टूडेंट्स को मजबूर किया कि नहीं नहीं, आप जाइए एग्जाम सेंटर में एग्जाम दीजिए। इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि इंडिया आज वर्ल्ड नंबर 1 है डेली नंबर ऑफ केसेस में। 90,000 से ज्यादा केसेस इंडिया रिकॉर्ड कर रहा है। जल्द से जल्दी हम लोग 5 मिलियन पार करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जो जेईई मेंस एग्जाम अभी हुआ है, उसमें करीब 8.5 लाख लोग बच्चे रजिस्टर किए हैं, हॉल टिकट डाउनलोड किए हैं, बट उसमें मात्र 6 लाख के आसपास लोग एग्जाम दे पाए। इसका मतलब कुल 25% से ज्यादा बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, या नहीं पहुंच पाए हैं, या डर के कारण, या उनकी आर्थिक स्थिति ढंग से नहीं रहा है। और ये सब चीज साफ तौर पे दिखा। मैं इसके उदाहरण के साथ इसलिए इस बातचीत को शुरू करना चाह रहा था, ताकि ये दिखाने के लिए कि सरकार छात्र और नौजवानों को उनके नीतियों पे बात नहीं करना चाहता है, यही मामला नहीं है, बल्कि उनके मुद्दों को किनारे करके उनको परेशान करना चाहता है, उनके बल पे अपने राजनीति को खड़ा करना चाहता है। ये साफ तौर पे दिख रहा है। नफरत फैलाने के लिए, लोगों को बांटने के लिए नौजवान चाहिए, पर जब उनको रोजगार या शिक्षा की जरूरत है, उनको उनके मुद्दों पे सरकार बात नहीं करता है। जैसे एक छोटा उदाहरण लीजिए, इस देश के नौजवान कैसे फील कर रहे हैं सरकार को लेकर। जो देश भर में जब सरकार नौजवानों के रोजगार के मुद्दे को लेके, खासकर एसएससी, एनटीपीसी और बाकी जो सरकारी एग्जाम्स का जो रिजल्ट नहीं आया, जो रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हो रहा है, जो एग्जाम होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, या एग्जाम का डेट अभी तक नहीं दिया गया है, या जिनकी एग्जाम हो चुका है, जो उनकी रिजल्ट आ चुके हैं, उनको पोस्टिंग नहीं मिला है, ऐसे तमाम अलग अलग वर्ग के छात्र लड़ रहे हैं, सरकार को बात कह रहे थे। तब जब उन्होंने नहीं सुना, तो दोनों जो प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्र और दूसरे तरफ जो जिनको नौकरी चाहिए, जो नौकरी नहीं मिलने से त्रस्त है, वो लोग, सब लोगों ने मिलके जहां पे सरकार को चोट लगता है वो काम किया। उन्होंने डिसलाइक आंदोलन चलाया। दरअसल ये डिसलाइक आंदोलन देखने में बहुत सरल और नॉन इम्पैक्टफुल रहता है, बट आप देखिए जिस सरकार को इमेज से सब कुछ मैटर करता है, उस प्रधानमंत्री के भाषण को, उस प्रधानमंत्री या बीजेपी के तमाम वीडियोस को छात्र लाखों संख्या में, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार दिन उसको डिसलाइक करना, और जब डिसलाइक करने के बाद भी जब बात नहीं सुनी गई, तब 5 तारीख को जिस प्रधानमंत्री ने बोला कि अब कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली बजाइए बालकनी में आके, वहां पे सड़क पे आके अपने इस दुख को, अपने इस प्रोटेस्ट को दर्ज करने के लिए थाली बजाया देश भर में नौजवान नौकरी के लिए। जब वो बात नहीं सुना गया सरकार को, तब 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट पे उन्होंने अपने घरों में लाइट को बंद करके दिखाया दुनिया को कैसे उनकी जिंदगी, जैसे कैसे हमारी जिंदगी अंधकार में है, और कैसे उससे लड़ने के लिए नौजवान एकता के साथ मोमबत्ती जलाते हुए, मशाल जलाते हुए आंदोलन को एक रोशनी की तरह पूरा दुनिया में दिखाया। और उतना ही नहीं, जब उससे भी सरकार नहीं पीछे हटी, तो छात्र नौजवानों ने तय किया कि जिस दिन मोदी जन्मदिन अपना मनाएंगे, उस दिन राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस 17 सितंबर को मनाने जा रहे हैं इस देश के नौजवान। ये सब कहने के पीछे मेरा मकसद ये रहा कि ये दिखाने के लिए कि हो सकता है कि टीवी और मीडिया, जिसको गोदी मीडिया प्यार से हम लोगों को कहना चाहिए और नफरत वाला मीडिया कहना चाहिए, जो बिल्कुल इन मुद्दों को किनारे कर दिया, उसके बावजूद छात्र नौजवान अपने एकता को सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से एकता बनाते हुए, नफरत में ना झुकते हुए, अपने मुद्दों को आगे करते हुए एजेंडा सेट कर रहे हैं इस देश में। हो सकता है कि इनको गुमराह करने के लिए सरकार छात्र नौजवानों पे फर्जी केस डलवा के, जैसे दिल्ली दंगों के केस में किया है, एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को जिस तरीके से गिरफ्तार करके उनके ऊपर यूएपीए लगाया रहा है, सेडिशन का धमकी दे रहा है, जेल भेजने की धमकी दे रहा है, बट छात्रों की एकता कम नहीं हुई, बल्कि ज्यादा ही हर रोज बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे वजह है, आप देखिए,
जब सरकार को कोरोना से लड़ना था, सरकार ने कोरोना से बल्कि लड़ा नहीं है, बल्कि सरकार ने उस पूरे लॉकडाउन के बीच में किया क्या? सरकार ने इस पूरे लॉकडाउन के बीच में एक भयंकर पैकेज को डिक्लेयर किया, देश को बेचो। देश को बेचने का मतलब जितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, यूनिट्स है, इंडियन रेलवे से लेके, बीपीसीएल से लेके, एलआईसी से लेके, तमाम चीजों को ठेले पे लगा के सरकार ने बोला देखिए हम इसको बेच रहे हैं, जो मार्केट में सस्ता दाम देगा इस चीज के लिए, जो हमारे मित्र है अदानी अंबानी, वो आएंगे, एयरपोर्ट एयरपोर्ट खरीदेंगे, हम उनके एयरपोर्ट फ्री में बहुत सस्ते दाम पे दे देंगे, एलआईसी दे देंगे उनके लिए, बीपीसीएल दे देंगे उनके लिए, इंडियन रेलवेज दे देंगे, और इस तरीके से जो भी सरकारी संस्थाएं बहुत बेहतरीन तरीके से इस देश को तरक्की तक पहुंचाने में आए हैं, उन संस्थानों को बेच रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब इतना नहीं है कि सरकारी संपत्ति जो देश का है, जो लोगों का है, वो बेचना, बल्कि जो लोगों का हक है, बेटर सर्विस और रोजगार पाने का, अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट नौकरियां होंगी उसमें, जो ऑलरेडी लोग हैं उनकी नौकरियां जाएगी। कैसे कैसे हम लोगों को ये बात पता है? बीएसएनएल में 30,000 से ज्यादा लोगों को वीआरएस देने की बात सरकार कर रहा है। कई जगहों पे जहाँ पे बैंक्स को मर्ज किया गया है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये जो छोटे स्टेट बैंक जब उनकी मर्ज हुई थी एसबीआई से, कई लोगों को वहां पे वीआरएस दे दी गई। और हर जगह पे हर जगह पे ये बात किया जा रहा है कि जो जो एम्प्लॉय जाना चाहते हैं उनको हम वीआरएस दे देंगे। जो बचा कुचा पोस्ट है, जैसे रेलवेज में जो 50% पोस्ट खाली पड़े हुए थे, उन सबको खत्म कर दिया कि नहीं नहीं हम उन पे कोई भर्ती नहीं करेंगे। और ऊपर से आप इतना प्राइवेटाइज कर देंगे कि उस अब इस देश में आरक्षण जरूर कागज पर रहेगा, बट लागू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी बचेगा ही नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट नौकरी होगी, 10,000, 20,000, 15,000 में लोग काम करेंगे, वहां पे आरक्षण लागू नहीं होगा। इसका मतलब जो वंचित तबके लोग, जो वंचित तबके से दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिलाएं, जो पहले रोजगार पाके अपने सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को बेहतर करते थे, उन चीजों को सरकार अब खत्म कर रहा है। अब यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामिनेशन में भी लैटरल एंट्री को लाया, जिसमें आरक्षण की कोई कोई गारंटी नहीं। और इसके साथ साथ एक हमला जब प्राइवेटाइजेशन के तौर पे रोजगार और इस देश की संपत्ति पे हो रहा है, दूसरी तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे बिल्कुल सदन में, बिल्कुल पार्लियामेंट जब सदन में नहीं था, पार्लियामेंट जब चल नहीं रहा था, एक मात्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बात करना एक बड़ा विषय है, बट उसमें अगर संक्षेप में बात रखूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये चाहता है कि जैसे हमारा समाज है ग्रेडेड इनइक्वालिटी में, जैसे अंबेडकर ने बोला कि हमारा समाज एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी में ग्रेडेड ही अनइक्वल है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, वैसे ही आपको शिक्षा मिलेगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कमजोर है, आपको उतना ही शिक्षा मिलेगा। इस चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। मैं आपको उदाहरण के रूप में एनईपी के बारे में बताना चाहता हूँ। पूरे एनईपी में करीब 33,000 से ज्यादा अक्षर है, शब्द है, बट उस पूरे शब्द में, पूरे डॉक्यूमेंट में जब सरकार कह रहा है कि हम 6% जीडीपी शिक्षा पे खर्च करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट में मात्र पब्लिक फंडिंग के बारे में 2 बार जिक्र किया गया है। आरक्षण के बारे में 0 बार, 0, एक बार भी उस पूरे डॉक्यूमेंट में जिक्र नहीं किया गया है। सोशल जस्टिस के बारे में मात्र 2 बार, और ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन के बारे में पूरे डॉक्यूमेंट पे 80 से ज्यादा बार जिक्र किया गया है। और हम लोगों को मालूम है इस देश में 60 से 70% लोगों के पास इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं, और जिन लोगों के पास भी सुविधा है वो एक स्मार्टफोन में जो भी इंटरनेट कनेक्शन है, हम लोगों को मालूम है 1 घंटा यूज करते हैं तो उसका डाटा खत्म हो जाता है। और आप सीधा ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के नाम पे, आरक्षण को नहीं इम्प्लीमेंट करने के नाम पे, सीधा 60 से 70% लोगों को आप शिक्षा से दूर कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेचने के नाम पे आप फिर से उसी वंचित तबकों को, जिन्होंने किसी तरीके से शिक्षा प्राप्त किया, उनको रोजगार से दूर कर रहे हैं। तो एक साफ तौर पे जिनके पास सामाजिक कैपिटल है, आर्थिक कैपिटल है, जो अमीर है, उन्हीं लोगों को सरकार फायदा पहुंचाना चाहता है। जैसे 2008 में जब
पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था की क्राइसिस आई, एक नारा निकल के आया था 99% वर्सेस 1, 99% लोगों वर्सेस 1%। इस देश में भी ये सरकार यही करना चाह रही है कि जो 1% या 2% या 3% लोगों के पास जो संपत्ति है, जो सामाजिक बल है, ताकत है, उन्हीं लोगों को शिक्षा मिलेगा, उन्हीं लोगों को रोजगार मिलेगा, उन्हीं लोग चुनाव लड़ पाएंगे, उन्हीं लोग इस देश पे राज करेंगे। ये कहीं ना कहीं दोबारा इस देश को जो आजादी हम लोगों ने लड़ा, जीता, संविधान बनाया, उस अंग्रेजों के दौर पे ले जा रहे हैं। उस अंग्रेजों के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी था, आज के दौर में अदानी अंबानी। पेंसिल से लेके तमाम चीज अदानी अंबानी बनाएंगे, एरोप्लेन तक। राफेल भी अंबानी के पास है, एयरपोर्ट भी अदानी के पास है, कोयला भी अदानी के पास है, जियो भी अंबानी के पास है, अब LIC, तमाम चीजें यही लोगों के पास पैसे हैं। और जिस तरीके से एक पूरी बुलडोजिंग हो रहा है इस अर्थव्यवस्था और हमारे जो जरूरतें हैं उन चीजों के बारे में, खासकर छात्र नौजवानों के जो जितने मुद्दे हैं। अभी मैं जैसे बात कर रहा था, नीचे एक कमेंट आया, सही बात है, महिलाएं सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं, जो पीपल विद डिसेबिलिटी से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाले, दलित सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं, आदिवासी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं। नया शिक्षा नीति में ये नियम बनाया सरकार ने कि जिस सरकारी कॉलेज में 3000 से कम बच्चे होंगे, उन कॉलेजों को बंद किया जाएगा और ऐसे बंद किए हुए कॉलेजों को इकट्ठा करके दूर शहर में एक बड़ा कॉलेज बनाया जाएगा। और स्कूलों का भी यही स्थिति है। उन्होंने बोला कि जिन स्कूल में टीचर नहीं है, जिन स्कूल में बच्चे नहीं आते पढ़ने, उन सरकारी स्कूलों को हम बंद करेंगे, शहर में कहीं पे बड़ा स्कूल बनाएंगे। आप बताइए, अगर बगल में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम का हमारा मांग है, अगर बगल में स्कूल होने से जो महिलाएं बिना कोई डर का स्कूल जा पाती थी, कॉलेज जा पाती थी, आप उनके स्कूल और कॉलेज को बंद करके, जिनके बंद करने से कई लोगों की रोजगार भी चली जाएगी और कई दूर में आप नया स्कूल और कॉलेज खोलेंगे, जिसके लिए, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए सरकार ग्रांट नहीं देगा बल्कि लोन लेना पड़ेगा हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी से। तो इसका मतलब आप बंद करते टाइम रोजगार ही नहीं छीन रहे, बल्कि बच्चों को पढ़ने का अवसर भी उनसे छीन रहे हैं। और इस सबको सांस्थानिक किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आजाद भारत में इस मोदी सरकार के पिछले 6 साल में है। पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने CMI का डाटा जो निकल के आया बताया कि कम से कम 2.1 करोड़, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी मोदी सरकार ने, बट लॉकडाउन इसको बिल्कुल बिना प्लान करके एक नोटबंदी की तरह जो डिक्लेयर किया है, उसी तरीके से 2.1 करोड़ सैलरीड एम्प्लॉइज, जो व्हाइट कॉलर नौकरी जिसको मध्यम वर्ग कहा जा सकता है, उनकी नौकरियां गई है और ये वापस नहीं आने वाली है। और इसके अलावा जो गरीब मजदूर, कितने करोड़ों लोग जो शहर से वापस गांव, जिनको पैदल जाना पड़ा, उनकी रोजगार और उनकी जिंदगियां जो खत्म हुई है, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं। और अर्थव्यवस्था, पहली बार जो महा पैकेज, जो मेगा पैकेज डिक्लेयर किया प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का, जिसकी वाहवाही मीडिया में इतना हुआ कि आज उसकी वाहवाही नहीं हो रही है। उस 20 लाख करोड़ के बारे में एक अक्षर नहीं बोला जा रहा है। उस 20 लाख करोड़ देने के बावजूद जो सबसे बड़ा जुमला था, जो कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं था बल्कि एक लोन का पैकेज था, आज भारत का GDP -24% गिरा हुआ है। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा गिरावट अगर किसी देश में है वो भारत में। और ये सोचिए, एक तरफ आप NEP ला के लोगों को बाहर कर रहे हैं और बाहर रख रहे हैं, दूसरे तरफ जिन लोगों ने भी शिक्षा को हासिल किया है उनको प्राइवेटाइजेशन के नाम पे सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। करीब सरकार का आंकड़ा है इस साल का 7 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार में पोस्ट खाली पड़े हुए, उसको नहीं भरे हैं आप। खाली स्कूलों में करीब 8 लाख पद खाली पड़े हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में कई करीब 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। इसको अब भरते, लोगों के पास रोजगार होता, वो पैसा खर्च करते, अर्थव्यवस्था चलता, बट आपने नहीं किया ये। अमित शाह के बेटा जैसा को नौकरी मिल जाएगी, वो नेपोटिज्म नहीं होगा, बल्कि अगर एक कोई गरीब का या कोई मध्यम वर्ग का, कोई आम आदमी का बेटी या बेटा पढ़ना चाहते हैं, रोजगार पाना चाहते हैं, उनके रोजगार को आप छीन लीजिए, उनकी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को आप छीन लीजिए।
अगर सवाल पूछेंगे उनको आप देशद्रोही कह दीजिए। इतना तक ये लोग गिर चुके हैं कि गोदी मीडिया, जो बच्चे कह रहे थे कि हम एग्जाम से नहीं डर रहे हैं बल्कि कोरोना से डर रहे हैं, हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं है एग्जाम सेंटर पहुंचने तक, हमारे माँ बाप को कोरोना हो जाएगा तो कौन होगा, ये जो दलाल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो उन बच्चों को ये कह रहा था कि जब जवान खड़े हो सकते हैं बॉर्डर पे और लड़ सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं जा सकते एग्जाम देने। इतना शर्मनाक है। और उनको एंटी नेशनल बोला गया। जो जो सरकार का आलोचना कर रहे हैं उन सबको एंटी नेशनल बोला जा रहा है। जो जो नौकरी मांग रहे हो वो एंटी नेशनल है, जो जो शिक्षा मांग रहे हो वो एंटी नेशनल है, सच्चाई बता रहे हो वो एंटी नेशनल है। ये वही लोग हैं जो आजादी के आंदोलन पे जनता के साथ गद्दारी किए हैं, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आज उसी जनता के साथ गद्दारी करते हुए अमीरों के साथ, अदानी और अंबानी के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कहने के लिए कई सारे बातें हैं, बट एक बात के साथ, एक वाक्य के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जो सरकार, जिसको डर नहीं लगता है कि इस देश के नौजवान की भविष्य क्या होगा, इस देश के छात्रों के भविष्य क्या होगा, उनकी खाली अपने का परवाह रहता है, उनके मोदी का और अमित शाह का इमेज का परवाह रहता है। आप मान के चलिए सरकार लोगों के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को जो वोट दे रहे हैं उनका भी परवाह नहीं करेगा यह सरकार। उनके लोगों को, कितने लोगों को, बीजेपी के लोगों जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया उनके लोगों को नौकरी मिला है, उनके लोगों को करीब स्वास्थ्य और अच्छा शिक्षा मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। और जो हालत है इस देश का, इसका एक ही नतीजा हो सकता है, इस देश का जो यंग इंडिया है वो एकजुट हो और अपने भविष्य के लिए लड़े, शिक्षा और रोजगार के लिए लड़े। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ और शुक्रिया करना चाहता हूँ मौका देने के लिए। लड़ने का जज्बा है, लड़ने का ताकत है, उम्मीद बहुत है, क्योंकि उम्मीद करना कोई बुरी चीज नहीं है, देश उम्मीद से चलता है और सच की लड़ाई है, संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई है और इस देश के नौजवान आगे रह के लड़ेंगे। थैंक यू। धन्यवाद साई बालाजी जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से जो स्टूडेंट का मुद्दा है, नौजवान का मुद्दा है और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की बात आपने रखा है, बहुत काबिले तारीफ है। अपना निजी अनुभव भी बताया किस तरह से आपने लड़ाई लड़ा है और मैं आपको धन्यवाद फिर से देना चाहता हूँ। देखिए, अभी तो ये बात उठ के पूरा सामने आ गया है कि ये सरकार वोटर्स का नहीं है बल्कि अदानी और अंबानी का है। इस कोरोना महामारी में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेचुरल रिसोर्स को बेचा जा रहा है। तो इस तरह से अगर होगा तो आने वाला टाइम में क्या हाल होगा। आज आप खुद देखिए कि अभी छात्र जो है एनईटी को एग्जाम को लेके सुसाइड कर रहे हैं, नौजवान रोजगार नहीं है वो सुसाइड कर रहे हैं। आए दिन हर सेकंड में बेरोजगारी को लेके मौत हो रहा है। इसका कोई चर्चा नहीं हो रहा है, इसका कोई बात नहीं हो रहा है, लेकिन हम आप सब लोग मिलके इस बात को उठा सकते हैं और इस बात का ये प्रमाण है कि नौजवान अभी जाग रहा है। आपने देखा होगा जैसे साई बालाजी जी ने जिक्र किया है डिसलाइक मूवमेंट, ये डिसलाइक मूवमेंट जो है ये धरातल पे है, हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। अभी मैं आमंत्रित करूंगा दिनकर कापुर जी को, जिन्होंने असंगठित और संगठित क्षेत्र के लिए काफी लड़ाई लड़ा है और आने वाला 17 तारीख को हम क्या करने जा रहे हैं, हम सब मिलके क्या अपील है कि नौजवानों को क्या अपील करना चाहते हैं वो अपनी बात रखें। दिनकर कापुर जी। धन्यवाद मधुसूदन जी, और जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार। साथियों, बालाजी ने काफी बातें निजीकरण के संबंध में रख दी हैं। मैं सबसे पहले छात्रों और नौजवानों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जब देश में एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था और लोगों को ये लग रहा था कि मोदी सरकार ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जीत लिया है, बांध लिया है और अब उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, तब 1 सितंबर से लेके और 9 सितंबर तक देश की सड़कों पर जिस तरह नौजवानों ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया और रोजगार के सवाल को भारतीय राजनीति के केंद्र में लाने का काम किया है, मैं उन सारे छात्र नौजवानों को ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट
और वर्कर्स फ्रंट की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। साथियों, यह दरअसल एक युग परिवर्तन का दौर है, एक युग बदल रहा है। हमने जो आजादी हासिल की थी वह आजादी हमें दो पृष्ठभूमि में मिली थी। एक तो औद्योगिक पूंजीवाद था और दूसरी तरफ 1917 की रूस की क्रांति थी, जिसमें मजदूरों ने अपनी सत्ता हासिल की थी। वो दौर वेलफेयर स्टेट का दौर था और यह जो नया दौर है यह वित्तीय पूंजी का दौर है। और वित्तीय पूंजी के समर्थन में दरअसल पूरी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जा रहा है। और यह यात्रा शुरू हुई सन 1991 से, जब खुद कांग्रेस ने दरअसल हिंदुस्तान में पंडित नेहरू का जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रयोग था उसको कोटा परमिट राज कह के खारिज कर दिया। और जिस तरह से उसके बाद 30 सालों तक हमारे देश ने प्रो अमेरिका, प्रो फाइनेंस कैपिटल, प्रो वित्तीय पूंजी जो यात्रा जारी रखी थी, आज मोदी सरकार उसको अमली जामा पहनाने का काम कर रही है। और निजीकरण, नई शिक्षा नीति या अन्य जो कुछ भी आप सुधार देख रहे हैं या संस्थाओं की आप बर्बादी देख रहे हैं, वह इसी का दुष्परिणाम है जो आपकी आंख के सामने है। आज ही हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है, उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की अब जो भर्ती होगी उसमें पहले 5 साल हम संविदा पे कर्मचारियों को रखेंगे और संविदा पे उन कर्मचारियों को कोई भी जो सरकारी कर्मचारी को देय भत्ते या सुविधाएं हैं वह उनको नहीं मिलेंगी। और साथ ही उन संविदा कर्मचारियों का हर 6 महीने में एक टेस्ट होगा। अगर वो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, जिसमें क्वालिफिकेशन की शर्त यह है कि 60% मार्क्स उनको गेन करना होगा। अगर वो उस 60% मार्क्स को प्राप्त करते हैं तब अगला 6 महीना उनका एक्सटेंड किया जाएगा, अदरवाइज उनकी सर्विस वहीं ब्रेक कर दी जाएगी। अब ये एक नई शुरुआत है। 4 सितंबर को भारत सरकार ने एक आदेश किया कि देश के अंदर हमको, चूंकि बहुत ज्यादा जीडीपी डाउन हो गई है, बड़ा आर्थिक संकट आ गया है, इसलिए अर्थव्यवस्था को इस ढंग से बनाना है कि हमें नई भर्ती चालू नहीं करनी। उत्तर प्रदेश में इस संबंध में पहले ही आदेश हो चुका है। और हालत यह है कि जिसको बालाजी कह रहे थे कि सर्विस क्लास, सैलरीड क्लास जो आदमी था, उसकी करीब 2 करोड़ लोगों की छटनी हो गई। उत्तर प्रदेश में इस समय महिला हिंसा के नाम पर नीता कृष्णा शर्मा जी भी असम से यहाँ हैं। मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश महिला हिंसा के मामले में नंबर 1 पर है। और उत्तर प्रदेश योजनाएं जो महिलाओं को सुरक्षा देती थी, वह एक की 181 वुमेन हेल्पलाइन, उसको 2.5 महीने से बंद कर दिया। उसके कर्मचारी वेतन के अभाव में अभी भी लखनऊ में धरने पे बैठे हैं। आज उनको पुलिस ने भी पकड़ लिया। महिला समाख्या दूसरी योजना थी, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया। तो जो मेरे कहने का आशय यह है कि वेलफेयर स्टेट में हमें जो कुछ भी हासिल था, वो चाहे सुरक्षा के संबंध में हो, चाहे शिक्षा के संबंध में हो, चाहे स्वास्थ्य के संबंध में हो, चाहे रोजगार, और वह भी रोजगार मैं कह रहा हूं सुरक्षित रोजगार, उन सबको धीरे 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 खत्म करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी लगी है। और यह भारतीय जनता पार्टी ने को क्यों आज मारा है? क्योंकि इनके पास वित्तीय पूंजी, सबसे ज्यादा पैसा अगर आज की तारीख में किसी पार्टी को, राजनीतिक दल को दे रही है तो उस दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। और वो इसलिए दे रही है कि उनके पास एक टूल है और उस टूल का नाम है हिंदुत्व। हिंदुत्व की राजनीति के जरिए वह समाज को बांट देना चाहते हैं। और यह विभाजनकारी समाज, विभाजित समाज, वित्तीय पूंजी में के हमलों में जो मूल सवाल है, चाहे हमारी बुनकरी तबाह हो जाए,
चाहे हमारे लोग नौकरी से चले जाएं, चाहे उनके वेतन में कट हो जाए, चाहे उनका वेतन न मिले, चाहे उनके ईपीएफ का इंटरेस्ट डाउन कर दिया जाए, चाहे उनके ऊपर हिंसा हो, हमला हो, वह प्रतिवाद में नहीं उतरेंगे। उनके दिमाग को हिंदुत्व की राजनीति जाति में, धर्म में बांट दे रही है। यह एक ऐसा टूल है जो आज के दौर में राजनीतिक टूल है, जिसका आज के दौर में वित्तीय पूंजी हम सब के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल कर रही है। और यही एक बड़ी वजह है कि आरएसएस और बीजेपी उनकी चहेती है। और जिस मीडिया को आप गोदी मीडिया कहते हैं, वह दरअसल इस कारपोरेट का मीडिया है। वह कारपोरेट इंटरेस्ट में नॉन इश्यूज को दिखाता है, इश्यूज को फोरफ्रंट पे नहीं लाने देता है, इश्यूज उसके सामने नहीं आते हैं। तब ऐसे समय में युवा आंदोलन के सामने क्या कार्यभार है? मैं देख रहा हूं ग्रामीण स्तर पे हमारा अध्ययन है, हमने देखा सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के गांव में जब कोरोना शुरू हुआ, 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात आई। कहा गया कि मनरेगा में हम जो बजट में आवंटित 60,000 करोड़ था, उसके अलावा हम 40,000 करोड़ और दे रहे हैं। और गांव गांव हल्ला प्रधानों ने कर दिया, अधिकारियों ने कर दिया कि आप काम शुरू करा दीजिए। लोगों ने काम शुरू कर दिया। आज हालत क्या है? आज 2.5 महीना, 3 महीना हो गया, जो मनरेगा में मजदूर काम किए हैं उनके मजदूरी का भुगतान तक नहीं किया जा रहा है। बातें बड़ी बड़ी, और यही मैं कह रहा हूं कि हमें समझने की जरूरत है। घोषणाएं खूब होंगी, प्रचार पे खूब पैसा खर्च होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि महिला सुरक्षा पे वास्तविक जगत में सबसे कम खर्च होगा। आप जान के आश्चर्य करेंगे, 5 करोड़ रुपए सिर्फ महिला सामख्या का पैसा था, वह भी नहीं दिया गया। ऐसी लाखों लाख महिलाएं देश में आपको मिलेंगी जो आंगनबाड़ी के रूप में, आशा के रूप में, मिड डे मील वर्कर के रूप में काम कर रही हैं, और जिनका वेतन कितना है? 5,500 रुपए, 1,000 रुपए। इस तरह के मानदेय पे वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा के, और उन सबको कोरोना महामारी में झोंक दिया गया। कितनी उसमें मर गई, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, कितनी की लाशों को उनके परिवारजन तक देख नहीं पाए। तो यह एक कड़वी सच्चाई है। औद्योगिक पूंजीवाद से जब सामंतवाद से औद्योगिक पूंजीवाद बना था, तो लाखों करोड़ों लोग दुनिया में तबाह हुए थे। और आज औद्योगिक पूंजीवाद से वित्तीय पूंजीवाद की जो यात्रा है, इसमें भी लाखों करोड़ों लोग तबाह होंगे। इसकी तैयारी आरएसएस और बीजेपी कर रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस युग परिवर्तन के दौर में युवा आंदोलन की, मैं समझता हूं, छात्रों और नौजवानों की 3 बड़ी भूमिकाएं हैं। एक, पहली उनकी भूमिका है अपने सवालों पे लड़ें। कल 14 तारीख को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। हमारे युवा मंच के साथी, हमारे जन जागरण अभियान के साथी, बात अधिकार के साथी, युवा हल्ला बोल के साथी, हमारे आयशा के यूपी के साथी, इनकलाबी नौजवान सभा के साथी, डीवाईएफआई के साथी और तमाम छात्र युवा संगठनों ने वर्चुअल मीटिंग करके इस बात का फैसला किया है कि कल के दिन को रोजगार बने मौलिक अधिकार के नारे पर, हैशटैग पर रोजगार अधिकार दिवस के रूप में हम मनाएंगे। और कल 12 बजे से दिल्ली की संसद के विरुद्ध वर्चुअल युवा संसद लगेगी, जिसमें हम उन लोगों को भी बुलाएंगे जो अनसंग हीरोज हैं, उन बुनकरों को बुलाएंगे जो पीड़ित हैं, उन 181 की महिलाओं को बुलाएंगे जो पीड़ित हैं, उन आंगनबाड़ियों को बुलाएंगे जो पीड़ित हैं, उन महिला सामख्या के कर्मचारियों को बुलाएंगे जो पीड़ित हैं, और उसके साथ साथ संगठनों के नेतागण भी उसको संबोधित करेंगे। 17 तारीख को मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पे कुछ संगठनों ने जुमला दिवस का नारा दिया है और कुछ लोगों ने बेरोजगार दिवस का नारा दिया है। तो मैं समझता हूं, और 28 तारीख से उत्तर प्रदेश में हमने यह सुना है कि हमारे आयशा के साथी लोग वह इलाहाबाद से लखनऊ तक एक पदयात्रा भी रोजगार के सवाल पर निकाल रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पहला कार्यभार जो युवा आंदोलन के सामने है, वह अपने सवालों पर लड़ना। और अपना सवाल अभी के दौर में क्या है? रोजगार का सवाल।
अपना सवाल है पारदर्शी भर्ती का सवाल, अपना सवाल है निजीकरण के विरोध का सवाल, अपना सवाल है इस समय नई पेंशन स्कीम के विरोध का सवाल, अपना सवाल है बेकारी भत्ते का सवाल। इन सवालों पर हमारे नौजवानों को लड़ना है। और साथ ही साथ देखिए मधुसूदन जी, हम लोगों ने आईसा और पीएसओ से अपने जीवन की यात्रा शुरू की थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएसओ का जन्म हुआ, प्रगतिशील छात्र संगठन का, और उससे होते हुए अखिलेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आईसा में अपने जिंदगी के बड़े हिस्से को दिया है। हमको आईसा की धारा ने एक बात सिखाई कि सबसे बड़ा भूमिका आज के दौर में नौजवानों की है कि समाज की आंख और कान बने, सामाजिक रूप को लेना। आईसा के हमारे जेएनयू के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर जी सीवान जाके माफियाओं से लड़ते हुए उन्होंने शहादत दे दी थी। सैकड़ों हजारों नौजवान यूनिवर्सिटी से निकल के गांव के खेत खलियानों में गए और मजदूरों को गोलबंद किया। मैं समझता हूं कि यह दूसरा सबसे बड़ा कार्यभार है कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा किया जाए, और वह इसलिए भी जरूरी है कि आज जो फांसीवाद का दौर है, उस फांसीवाद के दौर में लोकतंत्र की रक्षा। अब आप देखें, कल सीताराम येचुरी को का नाम, जो सीपीएम के महासचिव हैं, योगेंद्र यादव जी का नाम, उसके पहले आप देखें अभी प्रशांत भूषण जी को किस तरह से कन्विक्टेड किया गया। हमारे आनंद तेल तुंबड़े जी, गौतम नवलखा जी, सुधा भारद्वाज जी, जो इस देश की प्रतिभाएं हैं, हस्तियां हैं, बरबर राव साहब, इस दुनिया के बड़े जाने माने कवि हैं, उन सब लोगों को जेल के अंदर बंद रखा गया है। कल किसका नंबर आ जाए हम आप में से कोई नहीं जानता। जो भी असहमति की बात इस सरकार से उठा रहा है, चाहे वह वैचारिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे अपने मांगों के संदर्भ में हो, उसको ये सरकार उठा के जेल की शिक्षों के अंदर डाल दे रही है, उसको बंद कर दे रही है, उसके ऊपर मुकदमे कर दे रही है। तो सबसे बड़ा सामाजिक काम आज के दौर में नौजवानों के सामने है कि लोकतंत्र की रक्षा की जाए, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जाए, और इसके लिए छात्र युवा आंदोलन को खड़ा होना चाहिए। अभी एक बड़ा खतरा और आपके सामने आ रहा है, सीमा विवाद का। जब जब आप जानते हैं आर्थिक संकट जब जब बढ़ता है, आपके मूल सवाल जब सरकार हल नहीं कर पाती, तब उसकी कोशिश होती है युद्ध करो, और एक युद्धोन्माद का देश में माहौल बनाया जा रहा है। औपनिवेशिक काल के जो विवाद थे, चाहे नेपाल से हो, चाहे चीन से हो, ये सब हमारे औपनिवेशिक काल के विवाद थे। आज उन विवादों पे संघर्ष की नौबत आ गई। तो हम ये चाहते हैं कि युवा आंदोलन को यह भी नारा देना चाहिए कि रोजगार और विकास की गारंटी करो, सीमा विवाद को हल करो। यह भी आपके सामने एक बड़ा सामाजिक कार्यभार है। और तीसरा बड़ा कार्यभार मैं समझता हूं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी कार्यभार युवा आंदोलन के सामने है। आज सांस्कृतिक तौर पे जिस तरह की सामंती, मध्ययुगीन, बर्बर, क्रूर संस्कृति समाज में लाई जा रही है, जो मॉब लिंचिंग के रूप में दिखती है, जो विंच हिंट के रूप में दिखती है। एक महिला अगर वह गुनाहगार भी है, रिया, उसको कोर्ट ऑफ लॉ सजा देगा, लेकिन उसके पहले ही उसकी सजा मीडिया तय कर देती है। और जैसे गिद्ध नोचते हैं, उस तरह से वो जब जाती है स्टूडियो में, जब कोर्ट में जाती है, तो चारों तरफ से माइक लेके उसको नोच डालने के लिए मीडिया के लोग टूट पड़ रहे हैं। यह जो बर्बर किस्म का समाज बनाया जा रहा है, इसके विरुद्ध नागरिकता की संस्कृति, इसके विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता की संस्कृति, इसके विरुद्ध भाईचारा की संस्कृति, इसके विरुद्ध एक सच्चे राष्ट्रवाद की संस्कृति भी हमें युवा आंदोलन को लेनी होगी। इसका भी कार्यभार लेना होगा। हमारा राष्ट्रवाद अंग्रेजों का राष्ट्रवाद नहीं था, यूरोपीय राष्ट्रवाद नहीं था। हमारा राष्ट्रवाद 1857 का राष्ट्रवाद था, जहां बहादुर शाह जफर के लड़कों का सर कलम करके जब अंग्रेज तश्तरी में लेके गए और कहे कि बादशाह सलामत, आप आत्मसमर्पण कर दो, तो उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सामने समर्पण नहीं करूंगा। या अल्लाह और बजरंग बली एक साथ लगता था, हर हर महादेव
और नाराए तकबीर एक साथ लगता था। ये गंगा जमुनी तहजीब थी, ये एकता थी, यह विरासत थी। और मुझे लगता है कि छात्र नौजवान आंदोलन को जाति, धर्म, क्षेत्र, सांप्रदायिकता, इनकी संकीर्णताओं से ऊपर उठ के एक सच्चे राष्ट्रवाद, एक सच्चे हिंदुस्तान, जिसके बारे में अमीर खुसरो ने शायद सबसे पहली बार कहा था कि मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी तुर्क हूं, उस हिंदुस्तानी को, उस हिंदुस्तान को, उस भारत को जिंदा करने का कार्यभार है। और 17 तारीख को, 14 तारीख को, 28 तारीख को अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर कांग्रेस और राहुल गांधी जी भी रोजगार के सवाल पे ईमानदार हैं, तो मेरी सिर्फ इतनी विनती है कि 17, 14, 28 और लगातार 18 दिन के सत्र में नौजवान सड़कों पे रहेंगे। आप रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने का सवाल पार्लियामेंट में उठाइए, तो यह लड़ाई जो सड़क पे चल रही है, यह संसद तक जाएगी। मधुसूदन जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिनकर जी, आपने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखा है। और मैं आपको विशेष धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं, आपने अपना पूरा जिंदगी समाज की जो निचली तबके हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, उनका हकों के लिए आपने पूरा जीवन संघर्ष किया है, स्टूडेंट कैरियर से लेकर अब तक। और हम लोग बहुत खुशी है कि हम सब मिलकर आने वाला 17 तारीख में जिस तरह से मूवमेंट चलाएंगे, हम उसको सफल करेंगे। और आगे ये नौजवान इस सरकार को होश में लाके रखेगा कि अगर आप जो शिक्षा की बात नहीं करोगे, आप स्वास्थ्य के अधिकार की बात नहीं करोगे, आप रोजगार की बात नहीं करोगे, तो हम आपकी मन की बात नहीं सुनने वाले हैं। तो ये हम जरूर ये मूवमेंट को हम आगे रखेंगे। और अभी हम सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं थोड़ा पुनरावृत्ति कर दूंगा जो साई बालाजी ने जो बहुत बड़ी बात कहा कि जो शिक्षा नीति आई है, किस तरह से प्राइवेटाइजेशन का जिक्र है, किस तरह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जिक्र है। लेकिन आपको अगर मैं एक बार ऐड कर दूं, उसमें एक भी बार सोशलिज्म का जिक्र नहीं है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन 42 टाइम्स जिक्र है। और सोशलिज्म एक बार भी जिक्र नहीं है, सेक्युलरिज्म एक बार भी जिक्र नहीं है। हालांकि ये सरकार तो मानती ही नहीं है इस संविधान को, तो जिक्र ही क्या करेगा। तो ये बात का पूरा एक सबूत है। जैसे साई बालाजी ने भी कहा कि ये 6% जो जीडीपी का खर्चा करेंगे, ये किसके ऊपर खर्चा करेंगे। एक तरफ आप खुद देख रहे हैं कि सरकारी जो स्कूल्स है वो बंद हो रहा है। चाहे उड़ीसा की अगर बात करें तो 5,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुका है, मध्य प्रदेश में 13,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुका है। तो जब स्कूल बंद हो रहा है तो ये जीडीपी कहाँ खर्चा होगा। जाहिर सी बात है, इसमें एक नया जुमला फेंका गया है, प्राइवेट फिलांथ्रोपी। इसका मतलब ये है कि ये अंबानी और बाबा रामदेव जैसा लोग अभी शिक्षा का दुकान खुल के सरकार ये 6% जीडीपी इनडायरेक्टली बोलेगा कि उसके साथ खर्चा करेगा। ये अभी डायरेक्टली तो कुछ कहा नहीं है, बट ये पूरी तरह से अभी दिखाई पड़ रहा है कि ये सरकार शिक्षा को पूरा बेचने पे तुली है। जो मैं सवाल अभी साई बालाजी से ये करने वाला हूं, जो इसलिए मैंने ये सारे बातें बताया कि साई बालाजी, आप क्या सोचते हैं कि जब सरकार प्राइवेटाइजेशन के नाम पे कुछ पूंजीपतियों को देश का अर्थव्यवस्था सौंप रहा है, ठीक है, और सरकारी संस्थानों को बेच रहा है, तो और इसका यही हो रहा है कि जो आरक्षण है वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है। आरक्षण खत्म हो रहा है तो जो बचे कुचे जो जॉब है वो भी खत्म हो रहा है, उसका फिलअप नहीं हो रहा है, भर्ती के नाम पे सब धोखेबाजी हो रहा है। तो अभी क्या आप सोच रहे कि मेरा ये सवाल है, क्या हमें प्राइवेटाइजेशन पे रिजर्वेशन की बात नहीं करना चाहिए? क्योंकि सरकार जातिगत तो जनगणना कर ही नहीं रहा है। जब जातिगत जनगणना कर ही नहीं रहा है, सरकार कौन से पद पे कितने खाली है सरकार इंस्टीट्यूशन में, वो भी अच्छे से नहीं कर रहा है। तो प्राइवेट में भी देख रहे हैं किस तरह के, अभी सरकार ने जो लेबर लॉ पास किया है 8 घंटे से 12 घंटा बढ़ा दिया है और कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है आपसे, आप 2-3 मिनट में जवाब दीजिए कि क्या हम प्राइवेटाइजेशन में युवाओं को रिजर्वेशन की बात और शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी की बात, जो मौलिक अधिकार की बात हम सब कर रहे हैं, रोजगार अगर मौलिक अधिकार हो तो ये सब क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। बीच में जब प्राइवेटाइजेशन के इतना बड़ा एक मुहिम चला था,
प्राइवेट संस्थानों में रिजर्वेशन की डिमांड युवाओं के तरफ से आई है, बट मुझे लगता है कि वो डिमांड रहना चाहिए, बट उससे भी ज्यादा ये सरकार को घेरना पड़ेगा कि तुम सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज क्यों करोगे। पहले तुम अपना ईमानदारी सोशल जस्टिस के प्रति यहाँ दिखाओ कि ऑलरेडी जो मौजूदा प्राइवेट संस्थाएं हैं उसमें रिजर्वेशन को लागू कीजिए आप, जैसे सरकारी संस्थाओं में आप करते हैं। आप उन कंपनियों को ठेका दीजिए जो दलित, आदिवासी, वंचित लोगों को, महिलाओं को अपने कंपनियों में काम में रखते हैं। उन कंपनियों को आप टैक्स मुनाफा देना चाहते हैं या पॉलिसी में प्रिविलेज देना चाहते हैं, जो पिछले 5 साल में एक भी आदमी को रोजगार से नहीं हटाया है, बल्कि एक नंबर ऑफ सेट ऑफ लोगों को रोजगार दिया है। आप क्यों ऐसा पॉलिसी नहीं बनाते हैं? आप क्यों हमेशा उन कंपनियों को ठेका देने में मजबूर हैं जो कंपनी खरीदने के बाद लोगों को निकाल देती है? आप क्यों ऐसा नियम नहीं लगाते हैं कि कंपनी की डाइवर्सिटी रहे? डाइवर्सिटी का मतलब आपके कंपनी में कितने लोग वंचित है, कितने लोग आर्थिक तरीके से कमजोर सेक्शन से आते हैं, सामाजिक तरीके से कमजोर सेक्शन से आते हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने दलित है, कितने आदिवासी हैं, उनकी लिस्ट बने, उसके आधार पर गवर्नमेंट की पॉलिसी बने, प्रेफरेंस बने। क्यों ऐसे टेंडरिंग नहीं होता है? क्यों ऐसे आप प्राइवेट सेक्टर पे भी उसको नहीं मजबूर करेंगे कि वो डाइवर्सिफाई हो, वो डेवलप हो? तो आप उम्मीद नहीं करेंगे ना कि अपने खुद का घर भी आप ठीक करेंगे और दूसरे का घर भी ठीक करेंगे। मुझे लगता है प्राइवेट संस्थानों में बिल्कुल रिजर्वेशन का डिमांड होना पड़ेगा, ये जायज डिमांड है, बट उससे पहले जो संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है इसको बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत। जी, जी। इसके साथ मैं आपको 1-2 मिनट और सुनना चाहता हूँ कि जो एक तो आप बात कह रहे हैं कि जो संस्था है, सरकार उसको बेच रहा है, राइट? तो लेकिन जो ऑलरेडी दिया जा चुका है, अभी आपको हाल ही में भी देखा होगा कि 1% लोगों के हाथ में आज देश का 70 से 80%, ये बार-बार सर्वे आ रहा है कि 80% संपत्ति जब्त है। तो क्या हमें युवाओं को ये डिमांड नहीं करना चाहिए कि उसको रिक्लेम किया जाए, जो उन्होंने लूटा है उनको वापस, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे वो वेल्थ टैक्स को लगा के सरकार वो प्राइवेट संस्थानों को वापस ले अपने कब्जे में। तो इसके ऊपर मैं आपका विचार सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल, री नेशनलाइजेशन का जो डिमांड है, जनता की संपत्ति को जो बेच के मुनाफा जो कमा रहे हैं, ये खून का मुनाफा है, बल्कि पैसे की मुनाफा नहीं है। किसी के खून से लिया हुआ मुनाफा है, किसी के पसीने से लिया हुआ मुनाफा है। उन सबको री नेशनलाइजेशन और पब्लिक कंट्रोल नहीं, बल्कि कम्युनिटी ओनरशिप मॉडल में, जैसे एक अमूल का एक उदाहरण दिया जाता है कि कैसे अमूल ने अपने आप को एक ब्रांड जैसे डिक्लेयर किया और एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लोगों से, छोटे लोगों से दूध बेच के एक कॉर्पोरेशन जैसे बनाया। कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं, बल्कि सबको प्रॉफिट आएगा तो सबको बटेगा, उस तरीके का एक एंटरप्राइज, एक कम्यून और एक कम्युनिटी ओन्ड एंटरप्राइज, पीपल ओन्ड एंटरप्राइज, जो कागज में पब्लिक नहीं रहेगा बल्कि असल में भी पब्लिक रहेगा। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग संस्थाएं हैं उसको कैसे रीनेशनलाइज करें, उसमें कैसे पब्लिक का रोल बढ़ाया जाए और पब्लिक से कैसे सरकार का और जो चलाने वालों का अकाउंटेबिलिटी लिया जाए, सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है युवाओं के तरफ से इसको लेके जरूर मांग होनी चाहिए। जी, जी। धन्यवाद साईवाला जी, आप बहुत अच्छे से रखें। मैं अभी दिनकर कपूर जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार अभी प्राइवेटाइजेशन के नाम पे पूरी तरह से कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को सौंप दिया है। तो जैसे कि मैं बात करूँ तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि कंपटीशन, मतलब ये क्या कहा जा रहा है? मैं तो मतलब नहीं बताऊंगा, सरकार की तरफ से क्या दलील दिया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा और चीजें सस्ता होगी, है ना? चाहे शिक्षा की बात हो तो लोगों को आसानी से मिलेगा, चाहे कोई प्रोडक्ट की बात हो तो वो अच्छे से मिलेगा। ये प्राइवेटाइजेशन का दलील दिया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन आएगा तो आपको चीजें सस्ता मिलेगी। क्या हमें जियो सस्ता मिल रहा है? क्या नेट हमें सस्ता मिल रहा है? अगर बात करें तो किस तरह से? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अभी असंगठित ये जो सर्वे आ रहे हैं -24% जो जीडीपी गिरा है, लेकिन असंगठित सेक्टर में तो कोई सर्वे ही नहीं हुआ। तो इसके ऊपर हमें क्या डिमांड करना चाहिए? शिक्षा की जो बात है, जो हमारा किसान मजदूर बच्चे हैं, जो दलित बच्चे हैं, जो वहां पे जो 12वीं तक की जा नहीं पाते, उनके लिए क्या रोजगार की गारंटी
प्राइवेट में मतलब हो, या फिर जैसे शहर में जैसे एनआरजी जैसे जो हो रहा है, मनरेगा जो गांव में हो रहा है, तो इसके ऊपर हम शहर में भी क्या डिमांड करें? जो पढ़े लिखे नहीं है, जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए आप बताइए कि क्या विकल्प हम लेके जा सकते हैं? देखिए मेरा ये कहना है कि जो सरकार का तर्क है वह बड़ा हास्यास्पद है। वो ये कह रही है कि निजीकरण से हम बेसिकली बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और आपके इस कार्यक्रम में मैं देख रहा था कि एक कोई साथी अपने क्वेश्चन में ये बात लिख के दे रहे थे कि निजीकरण के क्या क्या फायदे हैं, और उसमें उन्होंने एक फायदा यह भी दिखाया कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, सिर्फ कोविड-19 के दौर में अगर आप देख लें तो कोरोना वॉरियर्स वही लोग बने हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, चाहे पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हो। और अमित शाह जी को भी जब जब वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो वो मेदांता नहीं जा रहे हैं, वो एम्स जा रहे हैं। अभी आज फिर उनको एम्स में ही भर्ती कराना पड़ा है, और एम्स पब्लिक सेक्टर है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बेसिकली पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है। लोग इसको समझते हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर मतलब एक पूंजीपति, और पब्लिक सेक्टर मतलब जनता के पैसे से खड़ा किया गया कोई इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर का मतलब है रोल ऑफ स्टेट, रोल ऑफ गवर्नमेंट। जब कोई क्राइसिस देश में आ जाए, उस क्राइसिस के दौर में गवर्नमेंट का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वो रोल डिस्चार्ज किया जाता है थ्रू द पब्लिक सेक्टर। इसलिए पब्लिक सेक्टर को बचाना आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है हमारे साथ। जैसे एजुकेशन, जैसे हेल्थ, जैसे पावर सेक्टर, जैसे स्टील। अगर मोनोपोली क्रिएट करेगा, पूंजीपति क्या करता है, वो मोनोपोली क्रिएट करता है और उसके बाद वो मार्केट रेट तय करता है। जैसे आपने जियो का उदाहरण दिया, आज बाकी जितने प्रोवाइडर्स हैं वो आउट होते जा रहे हैं मार्केट के, और जियो मोबाइल की मोनोपोली हो गई। और मैं एक एग्जांपल दूंगा कि फ्री 6 महीना जियो शुरू हुआ था, और आज 3 महीने का जियो 550 रुपए पेमेंट हमको करना पड़ रहा है। और वो कल कितना होगा इसके बारे में हमारी आपके पास कोई कल्पना नहीं है। पेट्रोल डीजल आपने छोड़ दिया मार्केट के लिए, 80 रुपए 70 रुपए के ऊपर पेट्रोल डीजल का कॉस्ट गया। तो तीसरी बड़ी कंपनी को भारत सरकार बेचने, जो हमारे तेल सेक्टर की सब तीसरी बड़ी कंपनी है। दूसरी बात आपने कहा कि जो हमारे आदिवासी हैं, दलित हैं, या हमारे महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, इनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर छोटी इंडस्ट्री है। इस छोटी जोत की कृषि है, मझोली जोत की कृषि है। इस कृषि को हमको सहकारीकरण की ओर ले जाना होगा, और कृषि को मनरेगा के साथ जोड़ना होगा। साथ ही साथ छोटे मझोले उद्योगों को भी हमें कोऑपरेटिव की ओर ले जाना होगा। बुनकरी को हमको कोऑपरेटिव की ओर ले जाना होगा। ये रोजगार सृजन का दूसरा माध्यम बनेगा। और शहरी क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए भी शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाना होगा। और 100 दिन तो मनरेगा में न्यूनतम शब्द लिखा है, अगर आप मनरेगा कानून पढ़ें। अधिकतम शब्द 100 दिन नहीं है, 100 दिन मिनिमम है। मैं ये कह रहा हूं कि साल भर आपको मनरेगा और शहरी रोजगार गारंटी कानून में रोजगार की व्यवस्था करनी होगी, और उनके स्किल के अनुसार, योग्यता के अनुसार वह काम और उसकी मजदूरी का निर्धारण करना होगा। और अंतिम बात मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती तो उसे बेकारी भत्ते का, कि दुनिया के अन्य देशों में है, पहले से मौजूद है बेकारी भत्ते का प्रावधान, वैसा ही भारत सरकार को देना चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है मधुसूदन जी, क्योंकि आज जो जीडीपी की आप गिरावट देख रहे हैं, इसका बड़ा कारण है कि लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो गई है। माल तो पूंजीपति बना रहा है, लेकिन उसका माल खरीदेगा कौन अगर खरीदार नहीं है? सबको आप नौकरी से निकाल दोगे, पैसा जेब से खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगी जेब।
अगर आप रोजगार नहीं दोगे तो जेब खाली हो जाएगी। और ये 500 रुपए हर महीने की भीख और 25 किलो राशन, ये कुछ राहत। आप सोचे ये कितना भद्दा मजाक है। 20 लाख करोड़ के पैकेज में इन्होंने कहा कि 500 रुपए प्रतिमाह देंगे। कोई एक भारतीय जनता पार्टी का नेता और आरएसएस का कार्यकर्ता ईमानदारी से मुझे बता दे कि 500 रुपए में वो एक महीने अगर अपना परिवार चला सकता हो तो हम उसको 500 रुपए देंगे और वो 500 रुपए में अपना परिवार चला के दे। ये एक आंख में धूल झोंकना है जनता के। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कुछ ऐसे वैकल्पिक रास्ते हैं जिससे रोजगार सृजित किया जा सकता है और भारत की संप्रभुता और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। जी जी, तो बहुत धन्यवाद दिनकर जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से बोला है। मैं अभी आपसे एक थोड़ा लिंक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो एक साथी ने भी मुझे कई बार जिक्र किए थे। ये हमने जब सेशन लेने वाले थे, आप उसका 2 मिनट में जवाब देंगे कि ये जो कॉर्पोरेट मॉडल है, जिस तरह से हिंदुत्ववादी सरकार जो बात कह रहा है कि पूरी तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहा है प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, हमें ऐसा क्या मॉडल लाना चाहिए, क्या मॉडल हम जनता के बीच में क्या विकल्प लेके जाए? तो हम आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। उससे मैंने मतलब एक उससे साथ जुड़ के एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब आम से आम बच्चे जो स्कूल में जाना चाहते हैं, जो हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, उनको सही से सही चीजें नहीं मिल पाता है, तो मजबूर होके वो कोरोना में भी आपने देखा होगा कि प्राइवेट में जाने को मजबूर है और ओपीडी कहीं हॉस्पिटल खुला नहीं है। तो इस क्षेत्र में वो कुल मिला के वो प्राइवेट संस्थानों का गुलाम होते जा रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा क्या मॉडल है जिनको लेके जाए? क्या हम कॉर्पोरेट मॉडल को कोऑपरेट मॉडल जो आप बात कह रहे हैं उसको आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा ये साफ मानना है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके आंतरिक संसाधनों से विकसित होती है। जैसे भारत का आंतरिक संसाधन, सबसे बड़ा आंतरिक संसाधन क्या है? हमारा सबसे बड़ा आंतरिक संसाधन है श्रम शक्ति। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास बड़ी संख्या में श्रम शक्ति है और उस श्रम शक्ति का उपयोग अगर हम करें तो हम बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में उभर सकते हैं। और वह श्रम शक्ति आप कैसे उपयोग करेंगे? आप अपने एग्रीकल्चर को मजबूत करके, आप अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मजबूत करके, आप अपने पब्लिक सेक्टर को मजबूत करके, आप अपने माइनिंग्स पे अपना होल्ड, गवर्नमेंट का होल्ड करके, आप अपने बैंक्स और बीमा को अपने अंडर में, अपने होल्ड में लेके, इस रास्ते से ही आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। यही वैकल्पिक रास्ता है। और तब इस वैकल्पिक रास्ते में मैं ये बात कह रहा हूं कि कोऑपरेटिव का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जिस तरह से बीज, आपका डीजल, आपकी बिजली, अब नया विद्युत संशोधन विधेयक ला रहे हैं, जो किसान, जो बुनकर हमारा 72 रुपए पर महीने एक लूम का बिजली लेता था, उसको 1500 2000 रुपए पर लूम देना पड़ेगा। किसान को 7-7 हजार, 21 हजार रुपए तक के बिल देने पड़ेंगे। तो लागत जिस तरह से बढ़ रही है, छोटी किसानी, इसीलिए देखिए कॉर्पोरेट पैरेलल मॉडल ला रहा है आरएसएस, बीजेपी पैरेलल मॉडल ला रही है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर चीजों को ले जा रही है, कॉर्पोरेट को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देने की ओर ले जा रही है। और बाकायदा इसके लिए ऑर्डिनेंस भी पार्लियामेंट में कल किसानों की तरफ से भी देश के इन ऑर्डिनेंस को लेके विरोध है। जिन खादानों को हमने रिजर्व खादान के बतौर आजादी के बाद रखा था आवश्यक वस्तु अधिनियम में, उसको भी गवर्नमेंट रिलैक्स करने जा रही है। लैंड बड़े पैमाने पर रिलीज करने के लिए वो दुनिया भर के नए कानून लेके आ रही है कॉर्पोरेट के लिए। तो हमारे संसाधनों पर अगर जनता का कब्जा होगा, मालिकाना होगा, जनता की हिस्सेदारी और भागीदारी होगी, तभी तो हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। हमारी श्रम शक्ति को अगर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे आप, तभी तो आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। आप देखिए, एक मॉडल है, पूरी दुनिया में जीडीपी डाउन हो रही है, लेकिन चाइना में 3.2% जीडीपी इंक्रीज की है। वजह क्या है? चाइना वर्ल्ड में आज की तारीख में इंडस्ट्रियल हब है। उसने अपनी श्रम शक्ति को बड़े पैमाने पे उत्पादकता के साथ जोड़ा है।
हमको भी अपनी श्रम शक्ति को उत्पादकता के साथ जोड़ना होगा। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पे रास्ते मिलेंगे, और हमें प्राइवेट सेक्टर का गुलाम मजबूरी में बनना पड़ रहा है। आप क्या करेंगे? आप सोचिए कितना बड़ा मजाक है। ऑक्सीजन इस देश में कम हो गई, दवा की तो बात छोड़ दीजिए साहब, कई स्टेट से रिपोर्ट आ रही है कि ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर जा रहे हैं, और वो ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा है? प्राइवेट कंपनियां। अब जो ऑक्सीजन 10 रुपए पर क्यूबिक लीटर बिक रही थी, उस ऑक्सीजन का रेट 70 रुपए पर क्यूबिक लीटर कर दिया गया। यह है आपदा में अवसर, जिसको मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर ऐसे ही तलाशे जाते हैं। वेंटिलेटर, पीएम केयर फंड से जिस कंपनी को वेंटिलेटर दिए गए, टेंडर दिया गया, उसका वेंटिलेटर गुब्बारा निकल रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो वेंटिलेटर मजाक बन गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं सब मिला जुला के कि हमें अपनी श्रम शक्ति को उत्पादकता में ले आना होगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित करने होंगे, और ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों की जेब में जाना चाहिए। जी, धन्यवाद दिनकर जी। मैं अभी साईवाला जी से आग्रह करूंगा 1 मिनट में वो अपना अपील करें। उन्होंने दिनकर जी की भी बात सुना है, तो वो क्या सोचते हैं जो युवा छात्र नेता और तमाम आगे का भविष्य, वो क्या अपील करना चाहते हैं? जितने भी लोग देख रहे हैं या आगे भी देखेंगे इसको। जी, मैं सारे छात्र नौजवानों को यही अपील करना चाहता हूं कि जो यंग इंडिया का एकता बना है, इस एकता को नहीं तोड़ना है हम लोगों को, और हमारे मुद्दों को लेके सरकार से लड़ना है, और हम उसके साथ साथ हम लोगों को अपना विजन और हम लोगों का मांगों को जीतना है। और कल जैसे दिनकर जी ने बताया, देश भर में छात्र नौजवानों का संसद हम लोगों ने रखा, प्रोटेस्ट रखा, और 17 तारीख को जुमला दिवस हो या राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस हो, दोनों छात्र नौजवान मनाएंगे और इस देश के प्रधानमंत्री को बताएंगे कि हर साल आज के बाद इसको प्रधानमंत्री के जन्मदिन के तौर पे नहीं देखा जाएगा, बल्कि एक बेरोजगारी दिवस जैसे छात्र नौजवानों ने 2020 में मनाया, इसके रूप में इसको देखा जाएगा। उस कॉल में जुड़े, उस कॉल में लोग शरीक हो, इसी चीज का मैं अपील करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, मुझे और एक मीटिंग है 10 मिनट में, तो मुझे जाना होगा। जी जी जी, तो बाकी कार्यक्रम में मैं जुड़ नहीं पाऊंगा। अभी तक जुड़ने के लिए, अभी तक मुझे सुनने के लिए दिनकर जी को भी, तमाम लोगों को भी जी, थैंक यू बालाजी। धन्यवाद बालाजी जी। आपने दोनों हमारा वक्ताओं को सुना है। आखिर में यही बात मैं कहूँगा, उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद देने के लिए प्रोफेसर जगमोहन जी को आग्रह करूंगा। उससे मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, हम फिर से बहुत जल्दी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था जिसका हम गुलाम थे, फिर से हम बहुत जल्दी, अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम यही, चाहे रिलायंस हो चाहे अदानी हो, उसके नाम पे फिर से हम गुलाम बनने जा रहे हैं। तो इसलिए हम जितना जल्दी जागें और सवाल करें, ताकि इस सत्ता को इसका घमंड तोड़े, हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो अच्छा ही रहेगा। अब मैं प्रोफेसर जगमोहन जी को आग्रह करूंगा कि आज स्वतंत्रता सेनानी जतिंद्र नाथ दास जी का जो पुण्यतिथि है, उनके ऊपर बात रख के अपना धन्यवाद दें। बहुत बहुत शुक्रिया मधुसूदन जी आपका, और दोनों जो वक्ता थे उन्होंने जो बहुत ही विस्तार से चीज़ों को रखा है, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जैसे बात शुरू हुई थी कि 1857 हमारे आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा आधार रहा है, और उसका भी बड़ा आधार ये है कि अब जब पूरी रिसर्च की गई है अपने डॉक्यूमेंट्स पे, तो उसका गांव जो था वो उसका आधार था। गांव में लोगों की एकता जो है, और मुझे याद है कि हमारे एक साथी बीडी शर्मा थे जो मतलब आईएएस भी रहे और बाद में सेक्रेटरी भी रहे ट्राइबल, और खुद ट्राइबल एरिया में ही रहे। उनका ये कहना था कि 1857 के बाद वो सब कानून बनाए गए जिससे गांव की एकता तोड़ी जाए, लेकिन अभी
मतलब पिछले सालों में जबकि बहुत बड़ी जो सरकार की ड्यूटी थी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करना था, जिसमें रोजगार का अधिकार भी सबसे पहले है, लेकिन ये 70 साल में उसकी तरफ हमने ना लोगों ने सरकार का कान पकड़ा कि आपने अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनको अपना नीति का आधार नहीं बनाया। तो उसी का कारण है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें जो हैं वो हमसे होगी, लेकिन उसमें देर से ही सही, लेकिन वो चीजें जो आजादी की लहर में साहब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बीके दत्त और जैतन दास और उनके सभी साथियों ने शहादत के साथ एक एजेंडा खड़ा किया था। और मुझे याद आ रहा है कि भगत सिंह ने एक शब्द में अपनी पूरी मूवमेंट का रोल बताया था कि वी आर द वैनगार्ड ऑफ द ब्रॉड नेशनल मूवमेंट, कि नौजवान जो हैं वो सारी जो कौमी लहर है उसका अगुवा होते हैं, उसके लिए आगे रास्ता बनाते हैं, जैसे आज आप डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो आगे वाला रास्ता जो है वो एक तो है कि 70% लोग डिपेंडेंट हैं गांव पे, मतलब कहते हैं, लेकिन गांव को जैसे दिनकर जी ने बहुत ठीक कहा कि गांव को में अगर हम पकड़ेंगे तो इसलिए मुझे लगता है कि नौजवानों को दोनों काम करने हैं। जहां हम दिल्ली से उसको सीधा करेंगे, मतलब उसको वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए, उनके ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए आए थे कि उनका था कि अगर आप अब नहीं कर सकते तो कमिट करिए कि आप आने वाले वक्त में ये ड्यूटीज लोगों की करेंगे, और जिसमें गांव की जो ग्राम सभा है कि गांव अपना फैसला खुद करना शुरू करेगा, तब इसका बदल आएगा। ये ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर को जाने वाली बात है, और ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने मतलब इसको वहां रखा था, और ये 73वीं अमेंडमेंट में आया। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब 73वीं अमेंडमेंट पे यूपी में कोई मुकदमा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भगत सिंह दत्त को कोट किया कि उन्होंने जो आदर्श रखा था, जैसे बिल्कुल ठीक कहा कि ये अब युग बदली का वक्त आ रहा है, ये राज बदली का वक्त नहीं है, क्योंकि राज बदल के भी इसमें कोई ज्यादा नहीं होने वाला, और वो युग बदली जो है वो नौजवान और हर तरह के लोग एकता करेंगे, जो 1857 की एकता थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब जैतन दास के आज जेलें मतलब उससे भी बदतर हैं, मतलब एक ब्रिटिश का ही मैं पढ़ रहा था कि वो लोग जो हमारे नर्क से बच के आए, अंडमान नर्क था, आज जो इंटरनेशनल राइट्स हैं, हमारे पॉलिटिकल जो डेटनीज हैं वो कैदी नहीं हैं, उनको पॉलिटिकल सफरर्स हैं, वो उनको मतलब सिर्फ अभी डिटेन किया गया है और 2-2 साल से डिटेन किया हुआ है। और वो डिटेनी जो हैं उनको उनके इंटरनेशनल जो राइट्स हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स वाले, पॉलिटिकल सफरर्स वाले, वो भी नहीं दिए जा रहे। आप ये समझिए कि एक टेलीफोन कॉल जो है वो शायद महीने में एक दफा आप 5 मिनट बात करेंगे। तो ये जो मतलब है ये उससे भी खतरनाक है। और एक बात जो है कि जब मसोलिनी को पूछा गया कि आपका राज कैसे चल रहा है, तो उसने कहा कि फासिज्म जो है वो सरकार की और कॉरपोरेट की कंबाइंड एफर्ट होती है। ये डेफिनेशन मार्क मसोलिनी की है। और आज हम वही देख रहे हैं कि कॉरपोरेट के हक में सब फैसले हो रहे हैं, लेकिन जनता को मतलब उसमें जागना होगा। और भगत सिंह ने कहा था कि उन्होंने जब कहा कि हम, और ये बिल्कुल अच्छी बात कही गई कि हमें एक किस्म की देशभक्ति, और उसमें समझिए रॉल्फ सॉल हैं कनाडा के फिलोसोफर, जिन्होंने 2002 में ये लिख दिया था कि ये ग्लोबलाइजेशन का जो मतलब एक नया इन्होंने लोगों में आशा जगाई थी वो तो खत्म हो चुकी है। 2002 में वो लिख रहा है, उसका है कि कोलैप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो उसमें वो कहता है 2 तरह की राष्ट्रवाद आएगा, एक देश प्रेम होगा जो लोगों के हित को लेके मतलब बात करेगा, वो हम उस देश प्रेम की बात करते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब नफरत नहीं है, प्रेम है। और हमारे संतों ने भी हमें यही बताया कि प्रेम जो है, जब आप बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध को पहचानो, तो बुद्ध ने भी ये कहा था कि प्रेम जो है अपने साथियों के साथ, अपने साथ, अपने समाज के साथ, वो प्रेम आपको समाज को आगे बढ़ाता है। आज हम नफरत की ताकतों से लड़ रहे हैं, प्रेम की कर रहे हैं। तो इसीलिए आज का दिन जो है 13 सितंबर, वो हम मतलब इसीलिए कहते हैं कि ये पॉलिटिकल जो लोग हैं जिनको मतलब डिटेन किया जा रहा है,
जिनकी आवाज बंद की जा रही है, कम से कम उनको जेल में वो उसके लिए लड़े थे 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद। और आज ही मैंने बच्चों को एक वीडियो दिखाई जो उस वक्त ब्रिटिश ने रिकॉर्ड की कि कितने लोग 7 लाख लोग मतलब जतिन दास के साथ कलकत्ता में मार्च कर रहे थे। तो वो जो उत्साह है कि हमें एकता बनानी है, जो बिल्कुल सही का है, और किसी तरह के भी जो भ्रम पाले जा रहे हैं उससे बचना है। और मैं समझता हूँ कि आज की जो खबर है कि उन्होंने सीधा चैलेंज कर दिया है कि हम आपके टॉप वाले लोगों को पकड़ेंगे, आप जोर लगा के दिखाइए। तो मैं समझता हूँ कि ये चैलेंज, और भगत सिंह ने मतलब अपने उसी बयान में कहा था कि हम मतलब हम्बली ये कहना चाहते हैं कि हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, हम इतिहास को दोहराते नहीं, इतिहास से सीखते हैं, हम लोगों की जो हालात है उनको देखते हैं। अभी बात अब आप देखिए कि जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि 80 करोड़ लोग जो हैं उनको 1 महीने के लिए चुप करवाया जा सकता है अगर 5 किलो दाने दें और 1 किलो दाल दें, तो वो क्या कह रहा है कि हमने इस सारी नीति में जो 2014 से चली आ रही है उसमें कितने लोगों को कंगाल कर दिया है, 80 करोड़ लोगों को कंगाल कर दिया। अभी जो जो ईपीएफ था उसमें से 30,000 करोड़ रुपया मतलब हमारे जो एम्प्लॉय लोग हैं उन्होंने निकाल लिया है, उन्होंने अपनी सेविंग खा ली है। मजदूरों की सेविंग मतलब पहले लॉकडाउन करके मजदूरों की सेविंग खत्म कर दी। तो ये पूरा प्रक्रिया जो है ये मतलब एक तरह का कोशिश है कि लोगों को मतलब निर्भर किया जाए, और जबकि हमारी लड़ाई जो है वो उनको स्वयंभर करने की है कि वो अपने आप में यकीन पैदा करें। शायद अभी सबसे बड़ा रोल जो है वो आपकी ग्राम सभा मतलब शुरू करेगी, और नौजवानों को उनके साथ भी जुड़ना चाहिए। यहाँ मतलब हमें मतलब ये समझ के कि आवाज जरूर उठाइए लेकिन निराश ना होइए अगर आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो हवा मतलब है। इसलिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर हमारे दोनों मेहमान जो वक्ता थे उनका, कि उन्होंने काफ़ी जो है इसको विस्तार से हमारे सामने रखा है, और नौजवान उससे फ़ायदा उठाएंगे, और जो लहरें आज आवाज़ उठाई जा रही है उसको और मजबूती से उठाएंगे, और साथ ही अपना कर्तव्य जो है क्रिएट करने का कि हम गाँव को संभालेंगे, गाँव के लोगों के दुख दर्द में हिस्सेदार बनेंगे। तो वो दोनों पक्ष जो हैं उससे हम जो जैसे वो बिल्कुल है कि कोऑपरेटिव, मैं कहता हूँ कि मुझे बुजुर्गों ने 2 चीजें बताई थी कि जब आंधी ज्यादा चले तो पैर जमाओ, और जब फिसलन ज्यादा हो तो हाथ से हाथ मिलाओ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आम आदमी की समझ हमें मिली है वो समझ हमें आगे देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, वो नारा जो भगत सिंह ने अपने कहा था कि मेरी जिंदगी की सबसे पूंजी बड़ी, ये नारा समझने की है। धन्यवाद। जी, जी। जी, मैं प्रोफेसर जगमोहन जी को भी धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया। अब मैं आग्रह करूँगा कि वो लाइव को ख़त्म कर दें ताकि हम ओपन डिस्कशन शुरू कर दें अपने